हरियाणा न्यूज की खबर पर लगी मोहर। जी हां, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी। दिग्विजय चौटाला होंगे जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार। हरियाणा न्यूज ने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। हरियाणा न्यूज ने कल ही बताया था दिग्विजय को जेजेपी का उम्मीदवार, और इस पर मोहर लग गई है। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तो हरियाणा न्यूज की खबर जो दिखाई गई थी उस पर मोहर लगी है। दिग्विजय चौटाला होंगे जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार। जिनसे बड़ी और अहम खबर, हरियाणा न्यूज ने कल ही बताया था दिग्विजय को जेजेपी का उम्मीदवार। तो उम्मीदवार को लेकर जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि दिग्विजय चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे, तो वही अब एक तरीके से हुआ है। जेजेपी के उम्मीदवार बने हैं दिग्विजय चौटाला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जिनसे आप देख रहे हैं, 28 तारीख को जींद उपचुनाव होने हैं और तमाम अब राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी ने कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी रणदीप सुरजेवाला का नाम, और इसके साथ ही जेजेपी जो कि अभी इनेलो से अलग हुई है, उसके बाद जेजेपी एक नई पार्टी बनी है, उसकी तरफ से दिग्विजय चौटाला का नाम। तो अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार अरविंद जी, दिग्विजय चौटाला का नाम फाइनल उम्मीदवार के तौर पर, हालांकि आपसे पहले भी बातचीत हुई है हमारी और आप ही कह रहे थे कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी फिलहाल इस तरीके का नहीं है, लेकिन अब इस खबर पर मोहर लग गई है। नहीं मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से जींद के लोगों को भी ये बधाई देना चाहता हूं कि एक सबसे कम उम्र का एक युवा एक विधायक बनने जा रहा है उनकी सीट से, और हम उम्मीद करते हैं कि भारी मतों से जनता उन्हें जिताएगी, क्योंकि सबसे मजबूत कैंडिडेट रहेंगे दिग्विजय चौटाला जी जींद चुनाव में, क्योंकि सबसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे इंसान हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कैंडिडेट किसी पार्टी के पास आज जींद में है। और जिस तरह से जींद की जनता ने 9 दिसंबर को जो आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी को दिया था, उसके बाद से और आज जो एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं दिग्विजय चौटाला जी, उससे बिल्कुल क्लियर हो गई है स्थिति कि जींद की जनता जननायक जनता पार्टी के साथ जाएगी और जननायक जनता पार्टी अपना खाता खोलेगी जींद से। आपने वैसे भी पहले ही बोल दिया है कि विधायक के तौर पर उनका नाम सबसे अच्छा है, फाइनल किया गया है और सबसे युवा नेता विधायक बनेंगे। हालांकि अभी चुनाव होने हैं, लेकिन आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। इसी के साथ ही प्रदीप नरूला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन पा रहा हूँ। प्रदीप जी, अब जिस तरीके से जींद में उपचुनाव होने हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अब अपने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर रही हैं, अपने अपने पत्ते खोल रही है। जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला का नाम सामने रखा है उम्मीदवारी को लेकर, तो ऐसे में ये मुकाबला किस तरह का आगे होने वाला है? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प हो गया ये मुकाबला। एक तरफ दिग्विजय चौटाला को उतारकर जेजेपी ने तय कर दिया है कि वो बड़े हल्के में नहीं ले रहे इस चुनाव को। दूसरी तरफ रेडू को उतारकर आईएलडी ने भी तय कर लिया है कि वो बड़ी संजीदगी से अपनी सीट को बचाने की कोशिश करेंगे। और खासकर सुरजेवाला के आने के बाद ये चुनाव वाकई सब पूरे हरियाणा की नजर इस चुनाव पे लग गई है, क्योंकि लगातार 3 दिग्गज इस चुनाव में हैं। कृष्ण मिड्ढा अपने पिताजी की विरासत को संभाल पाते हैं या नहीं, ऊपर से कांग्रेस ने बहुत बड़ा दाव खेला कि उन्होंने रणदीप सुरजेवाला, जो अपने आप को एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने विधायक होते हुए भी उन्हें यहाँ उतारा गया है। तो बहुत ही इसका मतलब है कि कांग्रेस ने भी इसे अपनी साख के रूप में ले लिया है। तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जींद में, और पूरे प्रदेश की नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से दिग्गज यहाँ हर पार्टी से उतारे गए हैं, और ये हर पार्टी ने तय कर दिया है कि वो जींद के चुनाव को सिर्फ खाली चुनाव के रूप में नहीं ले रहे, बल्कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनके एक सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हैं। वो दिखा देना चाहते हैं कि जनता अब किसके साथ है और किसको ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। और पूरे प्रदेश की नजर इस वक्त जिंद के चुनाव पर टिक गई। बिल्कुल, चलिए मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रदीप जी, बीजेपी ये मान रही है कि उनकी चुनौती, उनके सामने कोई भी पार्टी चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम जेजेपी की बात करें तो किसको जेजेपी मानती है कि चुनाव में चुनौती साबित हो सकते हैं, क्योंकि सभी के जो उम्मीदवार हैं वो काफी कद्दावर हैं।
एक चीज और मैं आपको नोट करने लायक है कि बाकी 3 जो उम्मीदवार हैं वो एक जाति से हैं और बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को उतार कर एक नया समीकरण साधने की कोशिश की है। अगर ये कार्ड खेला गया तो बाकी दलों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कार्ड जींद के चुनाव में चला तो ये जाति कार्ड अगर जींद के चुनाव में उठ खड़ा हुआ तो ये जींद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा और आने वाले टाइम में ये मेरे ख्याल से राजनीति के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया कार्ड भी हो सकता है। नया कार्ड हो सकता है। अरविंद जी मानते हैं आप इसे? अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कोई जाट नॉन जाट के आधार पर चुनाव लड़ेगी, और अगर फिर भी लड़ती है तो जींद की जनता उसे जवाब देगी, क्योंकि हमेशा ये प्रयोग सफल नहीं हो सकता आपका। जींद की जनता बहुत जागरूक है। जींद वो ऐतिहासिक धरती है जिसने पूरे हरियाणा की राजनीति की दिशा बदलने का काम किया। और जींद का आप देख लीजिए, कांग्रेस की तो ये हालत है कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। मजबूरन एक विधायक को, जो खुद सिटिंग में एमएलए है, उन्हें उतारना पड़ा। मतलब जबकि होना ही चाहिए था कि किसी और कार्यकर्ता को मौका, वो तो विधायक है ही पहले से ही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो खुद ये मान लिया कि उनके पास जननायक जनता पार्टी के सामने उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया वो पूर्व में इनेलो से विधायक रहे, जो डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी के बेटे हैं। उनके पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं बचा। उन्होंने बेचारों को मजबूरन इम्पोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा एक उम्मीदवार, तब वो चुनाव लड़े। तो जननायक जनता पार्टी से किसी की टक्कर नहीं है। जींद का जो चुनाव है, मैं दावा कर सकता हूं कि आप 31 जनवरी को देख लीजिएगा, जींद का ये चुनाव जननायक जनता पार्टी और दिग्विजय चौटाला जी जीत कर जाएंगे और सबसे कम उम्र के विधायक हरियाणा विधानसभा में दिग्विजय चौटाला जी होंगे। चलिए प्रदीप जी, आपने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया कि वही जीतेंगे, वही विधायक बनेंगे। चलिए लाइन पे बनी रहिएगा हमारे साथ। प्रोफेसर बीरेन्द्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। बीरेन्द्र जी, कृष्ण मिड्ढा आपकी तरफ से उम्मीदवार, लेकिन अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी अब जो मैदान में उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं वो काफ़ी कद्दावर दिख रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, अब जेजेपी जो नई पार्टी बनी है उन्होंने भी दिग्विजय चौटाला का नाम आगे रखा है। हालांकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि वो किसी को चुनौती नहीं मानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि चुनाव को लेकर आगे किस तरीके की रणनीति बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष जिस तरह से चुनाव को लड़ना चाहता है उसको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखती है। हालांकि चुनाव होता है, उसमें हर प्रकार की रणनीति के साथ जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है और हम हर अवस्था में ये चुनाव जीतने वाले हैं। उसकी वजह है कि प्रतिपक्ष की अवस्था आप देख लीजिए क्या है। कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी को इस्तीफा दिलवाकर, या यूं कहिए कि वो ऑलरेडी विधायक हैं, जो व्यक्ति पहले से विधायक है उसको मैदान में उतारना पड़ता है। यानी उनके पास शायद अन्य जो कोई भी कैंडिडेट के नाम पर लोग थे उनमें से किसी पर उनका भरोसा नहीं जमा। वो कहीं जयप्रकाश जी के बेटे को तलाश रहे थे, कहीं मांगेराम गुप्ता जी को ट्राई कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को रणदीप सिंह सुरजेवाला का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कांग्रेस की जो अंदरूनी दशा है कितनी खराब है उसी का प्रमाण है। और इंडियन नेशनल लोकदल तो अभी तक जिसकी ये सीट थी पहले, वो अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई। जननायक जनता पार्टी के नाम से जो नया दल चौधरी देवीलाल के परिवार के बंटवारे के बाद मैदान में आया है वो परिवार की पार्टी, कतई परिवार की पार्टी है। परिवार की पार्टी में से निकलकर जो बनी है वो भी परिवार की ही पार्टी है। उन्होंने अभी साबित कर दिया दिग्विजय सिंह को चुनावी दंगल में उतार कर। तो बहुत मुझे लगता है कि ये चुनाव निश्चित रूप से रोचक तो है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना है। हम अपने विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नहीं था। हेलो जी बीरेन्द्र जी, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, मैं बीरेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो आज एक और बात साबित कर दी कि उनके पास अपना कोई एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में नहीं है जिसे वो चुनाव में उतार सके। इसलिए मजबूरन दूसरी पार्टी से आए हुए एक व्यक्ति को आपको चुनाव में उतारना पड़ा। मतलब आपने मान लिया आपके कार्यकर्ता सक्षम नहीं है चुनाव लड़ने। अरविंद भाई एक बात समझिए,
पार्टियों में आना या जाना ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, आप लोग नई ये बात पार्टी नहीं है, छोड़कर कहीं गए परंतु हैं। आपके चौधरी यहाँ तो देवीलाल चलन बन कभी गया। कांग्रेस में रहा आपके करते यहाँ थे, तो चलन उन्होंने बन गया। बाद में कोई एक आपने पार्टी बना लोकसभा के दूसरी चुनाव पार्टी लड़ा, बनाई, तो उनको वही आपने आपके राहुल नायक जी है। को लड़ाया। तो सवाल ये आपने लोकसभा आवागमन चुनाव चलता लड़ा तो रहता रणवीर है, सिंह को लेकिन लड़ाया। मैंने आपने मैंने रमेश जो बात बाबू कही जी को उसको लड़ाया। समझने की आवश्यकता तो कभी है। आपके मैंने सदस्य ये नहीं कहा रहे। है कि आपने आप एक राज्यसभा में परिवार भेजा की तो पार्टी से वीरेंद्र टूटकर सिंह जी को अलग भेजा। हुए, फिर भी आपने परिवार से बाहर विधायक नहीं बनाया निकलने तो का साहस कर पा रहे। ये आपकी स्थिति है कि नहीं, ये बताइए। वीरेंद्र जी एक मिनट आपका तो ये चलन बन गया है कि आपके पास ना लोकसभा के उम्मीदवार थे ना विधानसभा के। आधे से ज्यादा आपके जो लोकसभा सांसद हैं वो दूसरी पार्टियों से आए और आपके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक दूसरी पार्टियों के। इसी तरह हमें तो लगा था शायद 4 साल में आपने संगठन मजबूत कर लिया होगा, पर ये तो बड़ा दुर्भाग्य रहा आपके कार्यकर्ताओं के लिए कि जिन्हें आप सक्षम नहीं समझते चुनाव लड़ने लायक। मजबूरन आपको आज भी दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट मांगने पड़ रहे, उधार मांगने पड़ रहे। आप जीत के लोगों को ये बताइए कि एक परिवार से अलग हुए आप लोग, और परिवार परिवार से अलग ये कहकर हुए कि वहाँ गुंडागर्दी थी। सबसे बड़ी पार्टी एक ही परिवार का बोलबाला था और उस गुंडागर्दी से निकल कर भी आप एक परिवार में सिमटना चाहते हैं। तो देखिए ना अरविंद भाई, ये क्या हो रहा है? आपको क्यों नहीं लड़वाया इन्होंने? उम्मीदवार लेना पड़ रहा है एक चुनाव आपको लड़ने के काहे लिए। नहीं उतार दिया दंगल में? पास रह गया मोदी जी की ऐसा क्या हो गया कि नैना जी विधायक हैं, दुष्यंत सांसद हैं, अब दिग्विजय विधायक होंगे? ये क्या है? क्या कमजोरी प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से निकले, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली कि आपके पास उम्मीदवार तक न बचे। मेरे मित्र, मेरे पास तो उम्मीदवार हैं, हमारे पास तो दूसरे दलों से भी आते हैं लोग, खूब आते हैं। लेकिन आपकी स्थिति तो ये है कि जहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निकले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिर से बना ली। क्या ये सच नहीं है? खट्टर साहब को ये हम तो विचारधारा आधारित पार्टी है, आप परिवार आधारित हो, ये तो सच है कि नहीं? और हमको ये लगता था, देखो अरविंद भाई, हमें ये लगता था कि हमको ये लगता था कि आप लोग यहाँ से अलग हो गए, तो कुछ नया चलन दिखेगा, नया चलन दिखेगा, किसी और को आप लड़ाएंगे। लेकिन आपका तो चाल चलन तो वही का वही रहा। वीरेंद्र जी, अरविंद जी, एक सेकंड में आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अरविंद जी, और किसी को अधिकार नहीं था क्या? वीरेंद्र जी, हमने वीरेंद्र जी, आप ये बताएं वीरेंद्र जी, केवल चौटाला परिवार के लोग ही MP, MLA, सांसद, विधायक यही वो बनेंगे? ये इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गए हो एक बार फिर से आप लोग। अरविंद भाई, ये तो सच्चाई है। वीरेंद्र जी दे देगी 31 जनवरी को कि किसे जनता चाहती थी। हमने कम से कम अपने कार्यकर्ता को तो मौका दिया, अपनी पार्टी के एक सदस्य को तो मौका दिया। हमने उधार तो नहीं मांगा, हमने हाथ तो नहीं फैलाए किसी और के आगे कैंडिडेट के लिए। ये मजबूरी मैं समझ सकता हूं। आज आप 4 साल बाद भी अपना इतने हिम्मत, अपना इतना मादा पैदा नहीं कर पाए कि आप अपना कैंडिडेट उतार सको चुनाव में। मैं समझ सकता हूं, बड़ी बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही होगी आज आपको। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल दाग दिया अरविंद जी ने आप पर। अब वहाँ पर 2 लोग, जींद में 2 पार्टियां चौधरी देवीलाल के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर वोट मांगेंगी जींद के लोगों से। ये सच्चाई है जींद के चुनाव की, मजेदार सच्चाई है। और वहाँ पर आपके हाथ में भी चौधरी देवीलाल का नाम और झंडा होगा, और जो अभय सिंह उतारेंगे कैंडिडेट, उनके पास भी यही होगा। हमारे सोच लीजिए ना अपनी दशा क्या होने वाली है आपकी। उतार रहे हैं हम, दूसरों के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं वीरेंद्र जी कैंडिडेट के लिए। आप फैसला नहीं कर पा रहे ना, आयात तो नहीं कर रहे हैं ना, लोगों को कंफ्यूज करने निकलेंगे कि नहीं आप? नहीं, हमें कम से कम ये शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है ना चाचा मैं हूँ, घर का झगड़ा घर में सुलझा के साफ साफ तो करना है आपको। और आज हमारे निकले घर के घर में उलझ के रह गए, फिर भी ये हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अपना कैंडिडेट उतार सकें। खट्टर साहब को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही होगी आज वैसे कैंडिडेट उतारने के बाद। देखिए मिट्टा साहब वहाँ के विधायक थे, आपकी पार्टी के थे। चलिए वीरेंद्र जी, अरविंद जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। एक सेकंड वीरेंद्र जी, उन्होंने वीरेंद्र जी, अरविंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, सवाल सुन लीजिए। हरिचंद मिट्ठा जी के निधन के बाद अब कृष्ण मिट्ठा, जो कि उन्हीं के बेटे हैं, उनको यहाँ से आपकी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इसका चुनाव में आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं के फादर इस सीट पर पहले थे? देखिए, स्वाभाविक हरिचंद मिट्ठा जी अच्छे अंतर से वहाँ विजयी हुए थे और उनकी अपनी इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कितने अंतर से हुए हैं। जवाब देने दीजिए, फिर आप ज्ञानवान आदमी रुक जाया करो, सुन लिया करो, अपनी जाते रहोगे चुनाव का अपनी जाते रहोगे क्या? सुन लो,
सुनो जरा, अपनी बारी में बोल लेना। अरविंद जी एक सेकंड, अरविंद जी अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे फिर कुछ समझ हरिचंद, नहीं आएगा। अरविंद जी एक सेकंड पहले बोलने दीजिए। जब मुझसे बीरेन जी अपनी बात रखिए आप। सवाल मार रहे हैं। जब सवाल मुझसे है तो मुझसे सवाल का मुझे उत्तर देने दीजिए। जानकारी तो मैं कह रहा हूँ अरविंद जी फिर आप टोक रहे हैं। मिड्डा जी की वहाँ एक अच्छी छवि थी। मिड्डा जी के निधन के बाद उनके पुत्र, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। निश्चित रूप से वो अपने, उनके जो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो मत हैं उनका भी विस्तार हुआ है। हमने अच्छी टक्कर पिछले चुनाव में वहां थी। हम अपने विरोधियों को, विजय सिंह हो चाहे वो रणदीप सिंह हो, इनको अच्छे कायदे से इनको परास्त करने वाले हैं, ये निश्चित मानिए। चलिए, कायदे से परास्त आप करने वाले हैं, लेकिन हरिचंद मिड्डा जी इनेलो से ही थे, ये भी आपको ज्ञात होगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, मैं बताता हूँ, इनेलो कहाँ बची जी। इनेलो की तो स्थिति ये हो गई, आधा सामान तो ले उड़े दिग्विजय सिंह और थोड़ा सा रह गया वो अभय सिंह। तो जब एक के दो हिस्से होते हैं तो उनका कोई लंबा चौड़ा मूल्य नहीं रहता। और मिड्डा जी अपने साथ वहां से अपने समर्थकों का जो एक यूं कहिए उनकी टोली टीम वो लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आए, उसका हमको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। लाभ मिलेगा। अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप? मैडम ये इनकी ही गलतफहमी है, कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हरिचंद मिड्डा जी आप बढ़ जाओगे कैसे, ये बताओ जरा लोगों को। बीरेन जी आपने सवाल का जवाब दे दिया, अरविंद जी को बोलने दीजिए प्लीज अब। हाँ अरविंद जी। हरिचंद मिड्डा जी जो चुनाव जीते थे वो चौधरी देवीलाल जी के जो सपोर्टर जो रहे हैं लोग, जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने उनको चुनाव जिताया था। वो कोई अपने आप नहीं जीते थे, कोई राजनीतिक परिवार। लेकिन अरविंद जी अब ये बीजेपी की तरफ से ये तो कहा जा रहा ना, इससे पहले सुभाष बराला जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि इसका बेनिफिट जाहिर सी बात है पार्टी को मिलेगा। कृष्ण मिड्डा जी जो वहां से उम्मीदवारी के तौर पर उतरे हैं उनका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि थोड़ा संकोच, थोड़ी हिचक जेजेपी के अंदर है अभी भी इसको लेकर, इन पॉइंट्स को लेकर। नहीं मैडम, किसी तरह का कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है। चौधरी देवीलाल जी को मानने वाले लोग आज मिड्डा साहब के साथ नहीं खड़े हुए। देवीलाल जी को मानने वाले लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक जरूर भारतीय जनता पार्टी को लोग जेजेपी के सामने टक्कर पर मान रहे थे, पर जैसे ही दिग्विजय चौटाला जी ने का जो घोषणा हुई है और वो नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद बीजेपी टक्कर से बाहर है। चलिए, बीजेपी टक्कर से बाहर है, समय का अभाव है। अरविंद जी चर्चा में आपसे करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीरेन जी आपका भी शुक्रिया, और प्रदीप नरूला जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जींद उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। दिग्विजय चौटाला का नाम सामने आया है उम्मीदवारी को लेकर जेजेपी से। अब देखना यह है कि इनेलो अपने किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।